ठीक है। एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट की अगर बात करोगे तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर कूदा देगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। 3 बॉन्ड हो गए। तो बताओ अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल दोगे? अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल दोगे sp2 और एक यूनिट को क्या बोल दोगे, ट्राइगोनल। पॉलीमर बनाने के लिए सिंपल सा है। अब बेरिलियम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करेगा। अब तक इसने 3 वाली बात करी, अब ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल यूज करेगा और 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड पे आओगे, मतलब बॉन्ड तोड़ोगे क्या? और अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो बेटा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि मोनोमेरिक एंड डाइमेरिक फॉर्म ऑफ BeCl2 ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड इन वेपर फेज। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रफ्तार नीट में। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं एस ब्लॉक। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा। एस ब्लॉक का लेक्चर 1 हमने पढ़ लिया है, अब हम लेक्चर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। लेक्चर 1 में हम रिएक्शंस कर रहे थे, लास्ट के टाइम पे हम रिएक्शंस कर रहे थे। रिएक्शंस में मेरे ख्याल से हेलाइड्स के साथ रिएक्शन चल रही थी, मतलब हेलोजन्स के साथ रिएक्शन चल रही थी। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो खूब सारे हेलाइड्स बना रहे थे। हमने रिएक्शंस भी देखी, हमने ये भी बोला कि बेरिलियम जो है वो किस तरह से हेलाइड फॉर्मेशन करता है, बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मेशन मैंने बताया था कार्बन ओ के साथ किया जाता है ना। रिडक्टिव क्लोरिनेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्टिव क्लोरिनेशन होता है बेरिलियम का। चलिए खैर उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा फोकस रहेगा, है ना, 1-2 रिएक्शंस और बच रही है, उस पे करेंगे हम बात। लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शंस देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स का रिड्यूसिंग बिहेवियर देखेंगे। उसके बाद हम जो है कुछ कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी तो मैंने आपको पढ़ा दी थी, सॉल्युबिलिटी रह गई थी। सॉल्युबिलिटी केमिकल बॉन्डिंग में मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था मैं जाके आगे एस ब्लॉक में पढ़ाने वाला हूं। तो थर्मल स्टेबिलिटी तो मैंने आपको फजान रूल में पढ़ा दी थी केमिकल बॉन्डिंग में। सॉल्युबिलिटी रह गई थी, तो सॉल्युबिलिटी को यहां डिस्कस करेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आज का हमारा गोल यही सब रहेगा कि एस ब्लॉक के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, हैलाइड्स के, कार्बोनेट्स के, बाइकार्बोनेट्स के, सल्फेट्स के, नाइट्रेट्स के, इन सब के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक में कुछ भी नहीं, सिर्फ यही कि कौन तो सॉल्युबल है कौन सॉल्युबल नहीं है, इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर टॉप टू बॉटम क्या होता है और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का टॉप टू बॉटम ऑर्डर क्या होता है। यही सब कैरेक्टरिस्टिक देखना है। 2 कैरेक्टरिस्टिक देखने मेनली हमारा फोकस 2 कैरेक्टर पे रहेगा, थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी, बस। के बाद आता है कुछ कंपाउंड सोडियम और कैल्शियम के, हो पाया तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, जैसा भी टाइम के मैनेजमेंट के हिसाब से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, लास्ट हम हेलाइट्स की बात करें तो हेलाइट्स को ही कंटिन्यू करते हैं। पीछे हमने हेलाइट्स की रिएक्शंस की छोड़ा था बात करते हुए। अब देखते हैं उसमें एनसीईआरटी में BeCl2 के बारे में काफी सारी बात की गई है। एनसीईआरटी में BeCl2 के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई बात की गई है। कहा गया है कि BeCl2 जो है वो कोवेलेंट नेचर का होता है। BeCl2 जो होता है वो किस नेचर का होता है? कोवेलेंट नेचर का होता है, कोवेलेंट इन नेचर। और ये हम पहले से जानते हैं कि लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के हैलाइड्स जो हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो बेरिलियम का ये हैलाइड ही तो है बेटा, बेरिलियम क्लोराइड बेरिलियम का हैलाइड ही तो है, इसलिए इसका नेचर कैसा हो जाता है? कोवेलेंट नेचर का होता है। तो इसका क्या होता है कि टेंडेंसी टू गेट डाइमराइज्ड इन पॉलीमराइज, इसकी टेंडेंसी हो जाती है, टेंडेंसी टू गेट डाइमराइज एंड पॉलीमराइज। डाइमराइज और पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी रहेगी इसकी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड्स की होती है, डाइमर बनाना, पॉलीमर बनाना। तो देखते हैं इसमें ऐसा क्या चल रहा है जो हम BeCl2 के बारे में 3 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखना बेटा, बेरिलियम जो होता है बेटा वो होता है 1s2 2s2, यही होता है भाई। 1s2 2s2 में से अपने काम का वैलेंस शेल होता है सिर्फ। तो अगर मैं इस वैलेंस शेल को यहां पर ड्रॉ कर लूं, अगर मैं इस वैलेंस शेल को यहां पर ड्रॉ कर लूं तो ये रहा 2s। क्या इसके पास 2p खाली होगा? है ना, इसके पास 2p क्या होगा? 0, यानी कि खाली होगा। अब देखिए बेटा, ग्राउंड स्टेट की अगर बात करोगे, ग्राउंड स्टेट की अगर बात करोगे तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है। एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट की अगर बात करोगे तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर कूदा देगा, यहां से यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये 2 बॉन्ड बना सकता है। अभी मान लीजिए ये खुद तो 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहां एक चीज नोट करो, यहां एक चीज करो, ये 2 हैं, ये कैन फॉर्म 2 सिग्मा
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर। तो दो वाले तो ये नॉर्मल बॉन्ड बना लेगा बेटा, दो बॉन्ड तो ये नॉर्मल बना लेता है, एक यहां से और एक यहां से, तो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है। नॉर्मल कोवेलेंसी मान लीजिए अगर ये 2 है, तो अब ये मैक्सिमम कितनी जा सकता है, एक जिसमें ये एक ऑर्बिटल का यूज करे और दूसरा जिसमें ये दोनों ऑर्बिटल का यूज करे। तो बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बेरिलियम, एक बेरिलियम ऐसा है जो दो बॉन्ड बना सकता है अपने अपने इलेक्ट्रॉन से इक्वल शेयरिंग करके। एक केस में, अगले केस में दो तो इक्वल शेयरिंग से, और अगर इसमें से एक ही काम में ले तो 3 बॉन्ड बना सकता है। और उससे अगले वाले केस में अगर ये दो इक्वल शेयरिंग के साथ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए दो कोवेलेंसी तो यहां से शो करेगा, यहां से बॉन्ड बनाएगा। और उस केस में अगले जो मैं बताने वाला हूं उसमें क्या है, अब ये दोनों ही ऑर्बिटल अगर यूज कर ले, अब ये दोनों ऑर्बिटल यूज कर ले तो दो और दो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 4 बॉन्ड ये बना सकता है। उसी बात पे डिपेंड करेगा कि ये कब तो डाइमर बनाएगा और कब पॉलीमर बनाएगा। तो सबसे पहले इसके मोनोमर की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम, इसके मोनोमर की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मोनोमर देख लेते हैं। चलिए मोनोमर क्या होता है, यूनिट, सिंपल यूनिट वाली बात कर देते हैं। ये मोनोमर, मोनोमर यहां पे हम बनाएंगे क्या, डाइमर, और यहां पे हम क्या बनाएंगे बेटा, पॉलीमर। ठीक है भाई। मोनोमर जो है वो सिंपल है। बेरिलियम जो है वो क्या करेगा, दो बॉन्ड बना रहा है, जैसे आप सोच रहे हो ये BeCl और ये Cl। हम जानते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, है ना, sp हाइब्रिडाइज्ड बेरिलियम होगा। उसके बाद ये कैसा होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, ये लीनियर होगा। इसके अलावा इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। ठीक है, हम इतना ही जानते हैं, मोनोमर होता है BeCl2। उसके बाद डाइमर है। डाइमर में क्या है कि बेरिलियम, एक बेरिलियम यहां पे कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, दो बॉन्ड बना रहा है। डाइमर के केस में हमने ये ले लिया कि अब दो के साथ, ये जो दो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, इन दो बॉन्ड के साथ अब एक बॉन्ड एक्स्ट्रा इस वाले वैकेंट ऑर्बिटल से भी बनाएगा। यानी कि अपना एक वैकेंट ऑर्बिटल अगर ये प्रोवाइड कर दे, यानी कि मैं कुछ इसको इस तरह से बना सकता हूं, समझिए बात को, कि यहां पे एक बेरिलियम लिया, इसी ऐसी दो यूनिट को जोड़ना है तो हम बोलेंगे उसको डाइमर। जब दो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, डाइमर बोलेंगे। तो यहीं पे ये मोनोमर यूनिट उठाई और इस मोनोमर यूनिट को मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, कुछ इस तरह से मैंने बना लिया। मान लीजिए मैंने एक Cl इधर लगा दिया, दूसरा Cl मैंने यहां ऐसे लगा दिया, और पास में लेके आया दूसरी यूनिट को, दूसरी यूनिट को यहां लेके आया, उसके Cl को मैंने, एक Cl को यहां लगा दिया और दूसरे Cl को यहां लगा दिया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये कुछ नहीं है, आपको दो यूनिट दिख रही है। आपको पता है क्लोरीन के पास लोन पेयर होंगे। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होंगे, कितने होंगे, देखो एक ही काम आया बेटा, होते 7 हैं तो 6 और बचेंगे, तो यहाँ पे 6 मतलब कि जो है 3-3 लोन पेयर होंगे। उनमें से एक लोन पेयर को यहाँ पे इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर लेगा, उसी तरह से अपने इस एक लोन पेयर को ये भी क्या करेगा, यहाँ डोनेट कर लेगा। क्या ये दोनों मोनोमर यूनिट जुड़ चुकी है। अब एक बेरिलियम के अराउंड देखोगे तो 3 बॉन्ड है बेटा, एक बेरिलियम के अराउंड देखोगे तो कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। तो बताओ अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल दोगे, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल दोगे sp2, और एक यूनिट को क्या बोल दोगे, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट। यही बोलोगे बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट। ट्राइगोनल, दो ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट आपस में जुड़ गई, एक ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट, दूसरी ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट। ये यूनिट्स जो आपस में जुड़ गई, इसी को हमने क्या बोल दिया, डाइमर। अगली स्थिति में देखते हैं, अगली स्थिति में देखते हैं क्या होगा। पॉलीमर बना लेते हैं यहां पे। ठीक है, पॉलीमर बनाने के लिए सिंपल सा है। अब बेरिलियम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करेगा। अब तक इसने 3 वाली बात करी, अब ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल यूज करेगा, 2 अपने खुद के बॉन्ड और 2 अपने इस तरह के बॉन्ड। तो किस तरह से बनेगा, देखिए ये बेरिलियम बना लिया, यहां पे देखना, आपने एक बेरिलियम बनाया, इस जगह बनाता हूं, सॉरी इस जगह बना लेते हैं थोड़ा सा इसको, अब ठीक, बेरिलियम बना लिया।
आपने दो यूनिट बना ली इस तरह से, ये Cl, ये Cl, ये बेरिलियम की यूनिट है। कौन सी यूनिट है? मोनोमर यूनिट है। मोनोमर यूनिट को आपको जोड़ना है किस तरह से कि वो क्या बन जाए, ये बी, ये Cl, ये फिर से Cl, ठीक है। इधर भी बना सकता हूं, ये बेरिलियम, ये Cl, ये फिर से Cl। अब ध्यान से देखना, क्या ये इधर लोन पेयर डोनेट कर सकता है? क्या ये इधर लोन पेयर डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये इधर डोनेट कर लेगा और ये इधर डोनेट कर लेगा। कर लिया भाई? ये इधर डोनेट कर लेगा और ये इधर डोनेट कर लेगा। कर लिया भाई? अब ध्यान से देखो, एक बेरिलियम को देखना, आप एक बेरिलियम को देखना, इस एक वाले बेरिलियम को देखना, इसके पास इस बेरिलियम के चारों तरफ आप एक चीज नोट करना, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है? दो तो सिग्मा आपको नॉर्मल वाले दिख रहे हैं और दो कोऑर्डिनेट वाले सिग्मा दिख रहे हैं। एक बेरिलियम के चारों तरफ कितने बॉन्ड हो चुके हैं? 4 सिग्मा हो चुके हैं। क्या इसको टेट्राहेड्रल बोल देंगे? ये कैसी यूनिट हो गया बेटा? टेट्राहेड्रल यूनिट हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? हम पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये यूनिट जो है वो चलती रहेगी। अब आप समझ गए हैं कि ये पॉलीमर किस तरह से बनता है, मैंने एक यूनिट समझा दी है। अब जरा सोचो कि ये हैलोजन ब्रिज्ड डाइमर है और ये हैलोजन ब्रिज्ड पॉलीमर है। अब ये ब्रिज क्या है सर? तो बेटा आपको पता होगा कि इस बेरिलियम से इस बेरिलियम पे पहुंचना है तो ये जाने का रास्ता क्लोरीन के ब्रिज से होके जाएगा, ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा यहाँ पे। क्या इधर से इस बेरिलियम पे जाना है तो भी इस क्लोरीन के ब्रिज से होके जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज बॉन्ड। तो ये क्लोरीन जो है ये ब्रिज बॉन्ड दिखा रहा है। क्लोरीन क्या है? ब्रिज बॉन्ड दिखा रहा है। मतलब ये क्लोरीन ब्रिज्ड हैलोजन ब्रिज्ड डाइमर है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? हैलोजन ब्रिज्ड डाइमर। क्या बोलेंगे इसको? हैलोजन ब्रिज्ड डाइमर। क्या बोलेंगे इसको? हैलोजन ब्रिज्ड डाइमर। और ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हैलोजन ब्रिज्ड पॉलीमर। ये जो आपका है क्या बोलते हैं, जेई मेंस में एक बार पूछा था कि ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो पॉलीमर होता है बेटा, एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। और ये कैसा होता है? नेचर में सॉलिड होता है। कैसा होता है बेटा? एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे जो लिखे हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। एग्जिस्ट करता है बेटा कैसे? सॉलिड होता है। और कहां एग्जिस्ट करता है? कहां एग्जिस्ट करता है? रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। और इसके बारे में कैसी स्ट्रक्चर है? ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये तो दिख ही रहा है बेटा, है ना। ये कैसी स्ट्रक्चर है? नॉन प्लेनर है, क्योंकि टेट्राहेड्रल कभी प्लेनर हो नहीं सकता, तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये भी प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब जरा देखो, इसमें एक बेरिलियम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? एक बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है? सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पे एक बेरिलियम सिर्फ कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है। जरा सोचो, अगर ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर रहा है और आपको इसको इस फॉर्म में लेके आना है, डाइमर के फॉर्म में लेके आना है, तो 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड पे आना पड़ेगा। और 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड पे आओगे मतलब बॉन्ड तोड़ोगे क्या? और अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो बेटा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो तय बात है कि ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता और ये भी रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि मोनोमेरिक एंड डाइमेरिक फॉर्म ऑफ BeCl2 ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड इन वेपर फेज। साफ साफ लिखा है क्या? कि ये सिर्फ हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है और ये वेपर फेज में एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पे लिख देते हैं अपन, समझ में आ गया कि ये कौन से फॉर्म में होगा? वेपर फेज। कहां एग्जिस्ट करेगा? वेपर फेज। तो क्या ये भी वेपर फेज में ही करेगा? अरे बेटा, जब ये वेपर फेज में कर रहा है तो 3 बॉन्ड वाला वेपर फेज में कर रहा है, तो 2 बॉन्ड वाला को तो और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर ये कहां होगा? ये भी वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा। इसका टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा 1000 केल्विन। कितना दिया हुआ है? एग्जिस्ट एट 1000 केल्विन। तो इतना कॉमन सेंस अब सब में आ गया कि अगर रूम टेम्परेचर पे 4 बॉन्ड है, सॉलिड है, तो 3 बॉन्ड वाला अगर 1000 केल्विन पे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है 3 से 2 बॉन्ड पर जाएंगे तो हमको और एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 1200 केल्विन लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, इतना जरूर याद रखिएगा कि जो पॉलीमेरिक फॉर्म होती है वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है।
वो सॉलिड फॉर्म होती है। वेपर फेस जो है वो डाइमेरिक वेपर भी होता है, मोनोमर भी डाइमर होता है, दोनों ही फॉर्म वेपर है। लेकिन ये हाई टेम्परेचर वाला वेपर है और ये 1000 केल्विन वाला, मतलब है ठीक है, थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं होता, बट ठीक है, इतना सबको समझ आता है कि वो टेम्परेचर जो है वो ज्यादा ही होगा। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए नोट करो इसको। हाँ भाई, कर लिया नोट, चले आगे। हाँ जी, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक सॉल्ट्स की बात करेंगे। ये एस ब्लॉक सॉल्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं? एस ब्लॉक सॉल्ट्स जो हैं वो आयनिक सॉल्ट्स होते हैं बेटा, और आयनिक सॉल्ट्स होते हैं और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। जनरली क्या होता है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है बेटा लैटिस एनर्जी पे, है ना, और एग्जिस्ट एज आयोनिक लैटिस। कैसे एग्जिस्ट करता है? आयनिक लैटिस की तरह, यानी कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस तरह से, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इस लैटिस की तरह क्या करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं सारे एस ब्लॉक के सॉल्ट। जितने भी एस ब्लॉक के सॉल्ट होंगे वो इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। अब क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है बेटा दो फैक्टर्स पे। सॉल्युबिलिटी डिसाइडेड बाय टू फैक्टर्स। फर्स्ट है लैटिस एनर्जी, दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। समझना बात को, इजी लगेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, इजी लगेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो बेटा, ये लैटिस है आपके पास, आयनिक सारे सोल्ट्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो फिर इनकी सॉल्युबिलिटी भी दो एनर्जी पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी दो एनर्जी बेटा? सॉल्युबिलिटी कौन कौन सी दो एनर्जी पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट कौन सी है बेटा? लैटिस एनर्जी। सेकंड कौन सी है? हाइड्रेशन एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या? जब ये लैटिस बना होगा, जब ये लैटिस बना होगा तब कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी? अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई होगी तो लैटिस स्ट्रॉन्ग बना होगा। हमने पढ़ा है कि लैटिस एनर्जी क्या होती है कि दो कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन से सॉलिड बन जाना में जो एनर्जी रिलीज होती है, इस प्लस और माइनस के अट्रैक्शन में जितनी रिलीज हुई है एनर्जी लैटिस बनने में, वो एनर्जी लैटिस एनर्जी कहलाती है। अब अगर इस लैटिस को मुझे तोड़ना है, मैं क्या करूंगा? इस लैटिस को उठाऊंगा, किसी भी कंपाउंड का, आयनिक सॉल्ट का कोई लैटिस है, अज्यूम करो कि आपने इसको उठाया और क्या कर दिया? पानी में डाल दिया। क्योंकि आप क्या चाहते हो? सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हो, किसके अंदर? वाटर के अंदर। ये सारी हम बात कर रहे हैं बेटा किसके अंदर कर रहे हैं? पानी के अंदर। आपने इस लैटिस को उठाया और कहां डाल दिया? पानी में डाल दिया। इस लैटिस में लैटिस एनर्जी भी है और इस लैटिस में आयंस हैं प्लस और माइनस, जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी भी आएगी, क्योंकि जब आप पानी में फेंकोगे तो ये लैटिस टूटेगा भी, इसमें प्लस और माइनस आयन सेपरेट भी होंगे, और प्लस को भी पानी सराउंड करेगा, माइनस को भी पानी सराउंड करेगा, और उस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन बोलेंगे, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी हाइड्रेशन एनर्जी। तो दो तरह के स्टेप आपके सामने आएंगे। पहला, आपने जब फेंका तो आप ये सोचोगे कि ये लैटिस कितना जल्दी पानी में टूटता है। सबसे पहले तो आप यही देखोगे कि कितना जल्दी टूटता है। दूसरे स्टेप में आप ये सोचोगे कि टूट गया, अब सोचते हैं कि इसका प्लस और इसका माइनस कितना ताकतवर है, कौन कितने पानी को सराउंड करता है। आप खुद सोचो कि जब आपने इस लैटिस को पानी में फेंका तो लैटिस एनर्जी अगर किसी की ज्यादा होगी, मतलब ये लैटिस अगर स्ट्रोंग होगा, तो ये पानी में जाके बहुत देर से टूटेगा। तो ये पानी में जाके बहुत देर से टूटेगा। अगर वो पानी में जाके बेटा देर से टूट रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कोई लैटिस पानी में जाके बहुत देर से टूट रहा है, धीरे टूट रहा है, तो इसका मतलब है वो सॉल्युबिलिटी को फेवर नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि वो सॉल्युबिलिटी को फेवर नहीं कर रहा है, क्योंकि
जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी हाइड्रेशन होगा, क्योंकि ये जितना जल्दी टूटेगा प्लस माइनस अलग होंगे उतना ही जल्दी हाइड्रेशन होगा और उसके बाद वो कंपाउंड सॉल्युबल होगा। तो इसका मतलब है लैटिस एनर्जी तो भैया सॉल्युबिलिटी को फेवर नहीं करती। तो अगर किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी सबसे पहले लिखता हूं, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी, और हाइड्रेशन अगर जबरदस्त हो रहा है, प्लस और माइनस को पानी बहुत जबरदस्त घेर रहा है, तो इसका मतलब है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। अब दो बातें आपने सीखी कि लैटिस एनर्जी तो भैया सॉल्युबिलिटी को फेवर नहीं करता, बिकॉज लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, ये उतना देर से टूटेगा, मतलब उतना ही देर से घुलेगा, उतना ही देर से सॉल्युबल होगा। तो लैटिस एनर्जी जिसकी जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ही कम होगी, इसलिए मैंने इनवर्सली रिलेटेड लिख दिया। उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी जो है जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर किसी कंपाउंड की दोनों एनर्जी होती है, एक कंपाउंड में बेटा दोनों एनर्जी रहेगी, ठीक है, एक कंपाउंड में क्या होगी, दोनों एनर्जी रहेगी। वो जब बना होगा तो लैटिस एनर्जी रिलीज भी हुई होगी, वो जब बना होगा तो लैटिस एनर्जी रिलीज भी हुई होगी, और जब उसको पानी में फेंकोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज होगी। तो एक कंपाउंड के पास दो तरह की एनर्जी है। इन दोनों की रेस में अगर लैटिस एनर्जी जीतता है, मतलब लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज हुई थी, हाइड्रेशन एनर्जी उसकी तुलना में उतनी रिलीज नहीं हो पाती, तो वो कंपाउंड लेस सॉल्युबल होगा। और अगर इस रेस में हाइड्रेशन एनर्जी जीत जाती है, जीतने का मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कम रह जाए, मतलब जब वो लैटिस बनाया उसने, तो मान लीजिए 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, और जब आपने उसको पानी में फेंका तो मान लीजिए 500 किलो जूल रिलीज हो गई, तो मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा हो गई, लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब है ये कंपाउंड ज्यादा सोल्यूबल होंगे। तो मैं तो कह ही रहा हूं कि हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा फेवर करेगी किसको, सॉल्युबिलिटी को, और लैटिस एनर्जी हमेशा फेवर नहीं करेगी सॉल्युबिलिटी को। तो अब यहां पे अपन लिख सकते हैं कि इफ कंडीशन देखना बेटा, इफ लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, और सेकंड मैंने देख लिया अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, यहां पे हम देख देंगे कंपाउंड इज लेस सॉल्युबल, और यहां पे आएगा कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल। तो कहीं न कहीं हमको ये सब एनर्जी ही बताती है कि कौन कितना सॉल्युबल होगा। बेसिकली आप ये सोचिए बेटा, सिंपल सा है, लैटिस जब बना तो बहुत एनर्जी रिलीज हुई, उतनी एनर्जी जब आप उसने आपको उसने पानी में फेंका, है ना, सॉरी, उसको आपने पानी में फेंका, है ना, तो उल्टा हो गया, उसको आपने पानी में फेंका, तो एनर्जी अगर उतनी रिलीज नहीं हुई, उतनी एनर्जी अगर रिलीज नहीं हुई, तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा रह गई, हाइड्रेशन एनर्जी कम रह गई, कंपाउंड कम घुलेगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा आ गई, ठीक है, जितनी उसने बनने में रिलीज नहीं करी, उतनी अंदर पानी में जाके आयंस को पानी ने बहुत ज्यादा सराउंड किया, ठीक है, और खूब ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, तो मतलब ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी, उस केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो किसी भी कंपाउंड की दो एनर्जी होती है, ऐसा नहीं कि सर एक की लैटिस एनर्जी देख रहे हैं एक की हाइड्रेशन, नहीं, दोनों में दोनों तरह की एनर्जी होती है हर कंपाउंड में। हर आयनिक कंपाउंड जब बनेगा तो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, और हर आयनिक कंपाउंड को जब पानी में फेंकोगे तो छोटी मोटी या ज्यादा या कैसे भी करके हाइड्रेशन एनर्जी तो रिलीज होगी। मतलब हर एक कंपाउंड की दो एनर्जी के बीच की लड़ाई में कौन जीतता है इस बात पर डिपेंड करती है उसकी सॉल्युबिलिटी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम रह जाती है उसकी लैटिस एनर्जी से, तो बोलते हैं कंपाउंड इज लेस सॉल्युबल, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाती है तो बोलते हैं कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल, इस केस में इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन सर हम ये सब क्या करें, हमको कोई डेटा दिया हुआ आएगा, हम कैसे पता लगा ले, तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कोई रूल या डेटा या कुछ भी याद नहीं करना है, अपने पास हर चीज का जुगाड़ है, अपने पास इसका भी जुगाड़ मिलेगा। हमको इतना पता है कि टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी भी घटती है ना, टॉप टू बॉटम, जरा ध्यान से सुनना इस बात को कि टॉप टू बॉटम, इधर देख लो, टॉप टू बॉटम की अगर मैं बात करूं बेटा, टॉप टू बॉटम की बात करूं तो एक ग्रुप में, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप,
टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। ग्रुप में अगर बात करें तो साइज जो है वो बढ़ती है। साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी घटेगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या था बेटा, साइज के इनवर्सली रिलेटेड थी। याद करना, आयनिक बॉन्ड में पढ़ाया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। साइज बढ़ेगी, है ना। एनर्जी क्या था, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही थी। और अगर साइज बढ़ेगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी घटेगी, क्योंकि साइज बढ़ने पर चार्ज की डेंसिटी घटेगी, और चार्ज की डेंसिटी घटेगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी घटना तय है। लिथियम प्लस का हाइड्रेशन उतना जबरदस्त होता है, और सीजियम प्लस का हाइड्रेशन सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि सीजियम प्लस की साइज ज्यादा है। सीजियम प्लस की क्या है, साइज ज्यादा है। उसी तरह से अगर F माइनस का हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है तो I माइनस का हाइड्रेशन कम होगा। माइनस को भी पानी सराउंड करता है बेटा, और प्लस को भी पानी सराउंड करता है। डिपेंड करता है कि प्लस वाले को ऑक्सीजन के एंड से आके सराउंड करेगा और माइनस वाले को हाइड्रोजन के एंड से आके सराउंड करेगा, बस इतना ही फर्क है। लेकिन पानी दोनों केस में सराउंड करता है। तो टॉप टू बॉटम तो दोनों ही घट रहे हैं। अब टॉप टू बॉटम दोनों ही घट रहे हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक के घटने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और एक के घटने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। मतलब अगर हम ये सोचें कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है, लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं और हाइड्रेशन एनर्जी घट रही है तो फिर सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन बात आती है कि इनमें से कौन सा फैक्टर देखें, कौन से कंपाउंड के लिए कौन सा फैक्टर देखें जिससे हमको सही आंसर मिले। अगर आपने किसी कंपाउंड के लिए टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी देख ली, जरा सुनना बेटा बात को, अगर आपने टॉप टू बॉटम किसी के लिए लैटिस एनर्जी से डिसाइड कर लिया तो फिर आप सॉल्युबिलिटी को टॉप टू बॉटम बढ़ाओगे। लेकिन अगर आपने उसी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी सोच लिया तो फिर आप सॉल्युबिलिटी को घटाओगे, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो फिर ये तो दिक्कत हो गई कि इसके यहां तक तो ठीक था कि टॉप टू बॉटम तो दोनों ही घट रहे हैं, लेकिन इनके घटने से यहां आंसर सेम नहीं आ रहे ना बेटा, क्योंकि दोनों का सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशन अलग है। तो प्रॉब्लम यहां आती है कि सर किसके लिए क्या देखना है। प्रॉब्लम यही तो आती है, यही तो जुगाड़ है अपने पास, यही जुगाड़ है आगे कि किसके लिए तो लैटिस एनर्जी देखनी है और किसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी देखनी है। बस इस जुगाड़ से हम अपना काम चला लेंगे। तो आ जाइए आगे और समझ लेते हैं इसको। ये देखो, अब आ जाओ सबसे पहले रूल 1, जुगाड़ लिख देता हूं मैं। जुगाड़ क्या कहता है भैया, जुगाड़ में एक रूल 1 आता है। रूल वन कहता है कि अगर कैटायन की साइज, एनायन की साइज, अगर एनायन R माइनस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो एनायन भी होगा कैटायन भी होगा। अगर एनायन बहुत बड़ा है, अगर एनायन जो है वो बहुत बड़ा है किससे, कैटायन से, अगर एनायन बहुत बड़ा है कैटायन से, उस केस में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, उस केस में डिसाइडिंग फैक्टर हम लेंगे क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। उस केस में डिसाइडिंग फैक्टर क्या लेंगे हम, हाइड्रेशन एनर्जी। और रूल 2 ये कहता है बेटा, रूल 2 ये कहता है कि अगर ये हो गया इफ और ये वापस से इफ एनायन की साइज लगभग बराबर है कैटायन के, एनायन की साइज लगभग बराबर है क्या, कैटायन के, तो फिर हम फैक्टर्स कौन सा देखेंगे, डिसाइडिंग फैक्टर यहां पे हो जाएगा आपका लैटिस एनर्जी। अब सर हमको कैसे पता कि कौन से एनायन की साइज कौन सी है, कौन से कैटायन की साइज कौन सी है, हमको कैसे पता, बहुत आसान है बेटा। ये किस में देखा जाता है, सिर्फ फ्लोराइड्स में और किस में, हाइड्रोक्साइड्स में। किस में देखा जाएगा, सिर्फ फ्लोराइड्स में और हाइड्रोक्साइड में, और बाकी बचे हुए सब में वो देखा जाएगा, बाकी बचे हुए सब में क्या देखा जाएगा, वो देखा जाएगा। लेकिन कुछ दिक्कत है, कुछ दिक्कत क्या है वो देख लेते हैं। तो यहां पे देख लेना, फॉर, साफ लिख रहा हूं, फॉर एल्कली मेटल कार्बोनेट
एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट को देखना चाहिए था किससे, देखना किससे चाहिए था, किससे, क्योंकि अगर फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड के अलावा कुछ भी है तो वो सब ऊपर आ रहा है बेटा। फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड के अलावा जो कुछ भी एनायंस हैं सब कहां आएंगे, ऊपर वाले केस में आएंगे। मतलब सब में क्या देखना था, हाइड्रेशन एनर्जी देखना था। सब में क्या देखना था बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी देखना था। लेकिन वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी नहीं देखते, वहां पे क्या देखते हैं बेटा, वहां पे देखेंगे हम लेटिस एनर्जी। वहां पे क्या देखेंगे हम, लेटिस एनर्जी। ये एक एक्सेप्शन ही समझ लीजिए कि इनको लेटिस एनर्जी से देखना है। तो अगर इनको लेटिस एनर्जी से देखना है तो इन दोनों को यार इन दोनों के साथ डाल दो, क्या फर्क पड़ता है आपके लिए। हालांकि मैं ये बोल रहा हूं कि फ्लोराइड्स और हाइड्रोक्साइड की साइज जो है वो माना जाता है कि केटायन एनायन के बराबर होगी। जो एस ब्लॉक के केटायन होते हैं ना बेटा, एस ब्लॉक के केटायन की साइज को इन एनायंस के लगभग बराबर माना जाता है। उस केस में क्या होता है कि लेटिस एनर्जी डिसाइड नहीं कर, लेटिस एनर्जी जो है वहीं से डिसाइड हो जाता है हमारा, हाइड्रेशन एनर्जी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट लेटिस से आंसर निकल सकता है। बेसिकली मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये रूल जो है, रूल लिख भले ही दिए हैं बट बेसिकली ये जुगाड़ है, एक ऐसे जुगाड़ जिससे आप सॉल्युबिलिटी डिसाइड कर पाओ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिसाइडिंग फैक्टर इसका हाइड्रेशन एनर्जी है और इसका लेटिस एनर्जी है, अब आपको ये पता चल गया, तो फॉर एग्जांपल एक सवाल करते हैं बेटा। और एक सवाल क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर भी एक दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है देख लेते हैं। मैंने लिखा BeF2, उसके बाद मैंने आगे का लिख दिया बेटा MgF2, CaF2, SrF2, BaF2। ये क्या हो गए, एक ग्रुप में ये हो गया। मैंने इसको यहां पर केवल इसके लिए गोला मारा हुआ है, इसके लिए सर्कल मारा है कि है तो ये फ्लोराइड, लेकिन बेरिलियम फ्लोराइड जो है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके लिए इसकी सॉल्युबिलिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से इससे ज़्यादा सॉल्युबल, क्योंकि बेटा देखो लेटिस एनर्जी से डिसाइड कर रहे हो, बाकियों को किससे डिसाइड कर रहे हो, बाकियों को किससे डिसाइड कर रहे हो, लेटिस एनर्जी से डिसाइड कर रहे हो। यहां से यहां तक, इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो लेटिस एनर्जी घटेगी तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो बढ़ेगी। लेटिस एनर्जी घटेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है इनका ऑर्डर ऐसा होगा बेटा, ऐसा होगा। तो फिर ये तो सबसे कम होना चाहिए था, अगर ये तो सबसे कम होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू हम रूल जाएं तो ये तो सबसे कम होना चाहिए था। लेकिन बेरिलियम +2 की साइज और F- की साइज बहुत छोटी है, दोनों इतना जबरदस्त हाइड्रेशन करते हैं कि ये दौड़ में आगे निकल जाता है। ये दौड़ में आगे निकलकर कहां आ जाएगा बेटा, ये दौड़ में आगे निकलकर यहां आ जाता है। यानी कि इसका फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल ऑर्डर हो जाएगा बेटा ये BeF2 सबसे आगे आ जाएगा। रीजन क्या है, रीजन है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। किसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है बेटा, Be2+ भी साइज में छोटा है और F- भी साइज में छोटा है। इन दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी जबरदस्त आती है, और हाइड्रेशन एनर्जी मैंने कहा था सॉल्युबिलिटी को फेवर करती है। अगर जबरदस्त आ गई, एक्सेप्शनली हाई आती है इनकी हाइड्रेशन एनर्जी, इस वजह से बेरिलियम फ्लोराइड जो है वो होना तो सबसे पीछे चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, जो हमारा रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग, तो लेकिन वो सबसे आगे आ जाता है। तो इसमें भी एक दिक्कत है, उसमें भी दो दिक्कत है। कुछ नहीं है, उनकी दो दिक्कतों को आप इधर ले आओ। बेसिकली आप उनके लिए क्या लगा रहे हो, हाइड्रेशन एनर्जी लगना चाहिए था, लेकिन क्या लग रहा है बेटा, लेटिस एनर्जी लग रहा है। उनका ध्यान रख लेना। AM का मतलब एल्कली मेटल, AM का मतलब एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट और एल्कली मेटल्स कार्बोनेट। अब आप जो है किसी के लिए भी ऑर्डर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स लिख दिया, गिव, यहाँ पे लिख देंगे गिव correct order of solubility in following S block salts। yes, first one is, मान लीजिए मैंने लिख दिया एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड लिख लिया बेटा, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिख लिया मैंने एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट लिख लिया बेटा। उसके बाद मैंने लिख दिया एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट लिख दिया बेटा, ठीक है। देखना आप कितनी सॉल्युबिलिटी कर सकते हो, जादू हो जाएगा अभी आपके सामने। ये हमने लिख दिया एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स लिख लिया। पांचवा लिख दिया बेटा एल्कली मेटल कार्बोनेट्स लिख लिया, एल्कली मेटल
बाइकार्बोनेट्स लिख लिया, एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स लिख लिया, ठीक है। इतनी जो है आप देख सकते हो, या 8 पे लिख देते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट्स लिख दिया। अब देखिए जरा, इन सब की सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी है, टॉप टू बॉटम कंपेयर करनी है। कैसे कंपेयर करनी है बेटा? टॉप टू बॉटम कंपेयर करनी है। हमको अगर डिसाइडिंग फैक्टर पता है तो हम कंपेयर कर लेंगे। हमको पता है हाइड्रोक्साइड है, हमको पता है हाइड्रोक्साइड है, तो क्या देखेंगे बेटा? लेटिस एनर्जी देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका फैक्टर इधर लिख रहा हूं मैं, इसका फैक्टर क्या आएगा? लेटिस एनर्जी आएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला केस है, हाइड्रेशन एनर्जी आएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट है, इसका भी हाइड्रेशन एनर्जी आएगा। हाइड्रोक्साइड आ गया फिर से, तो लेटिस एनर्जी लगा लो। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इनमें दिक्कत है, लगनी चाहिए थी हाइड्रेशन एनर्जी, लेकिन लगेगी क्या? लेटिस एनर्जी। लगनी चाहिए थी हाइड्रेशन एनर्जी, लेकिन लगेगी क्या बेटा? लेटिस एनर्जी। यहां पे फिर से क्या लगेगा? हाइड्रेशन एनर्जी। यहां पे भी क्या लगेगी? हाइड्रेशन एनर्जी। हमको फैक्टर्स पता लग गए कि किसमें क्या लगाना है, अकॉर्डिंग टू आवर रूल 1 एंड रूल 2, कि भैया कार्बोन हाइड्रोक्साइड है तो सारे में क्या लगेगा? लैटिस एनर्जी लगेगा। फ्लोराइड्स में लैटिस एनर्जी लगेगा, वो मैंने पीछे बता दिया, इसलिए वापस यहां नहीं लिखा। इनमें भी लगना तो हाइड्रेशन एनर्जी चाहिए था, लेकिन ये दोनों अलग से एक्सेप्शनली जो है लैटिस एनर्जी से हमको आंसर निकलना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं अब हमको आंसर आ गया। आंसर आ गया तो हम लिख सकते हैं बेटा, बाकी सब आप लिखोगे, मैं आपको खाली एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या लिखेंगे बेटा? तो ये क्या हो जाएगा? जैसे BeOH का होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस, और बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये हो जाएगा बेटा, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड। एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट है, सल्फेट -2 है, इनके ऊपर +2 होता है, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4, ऐसे ही लिखोगे भाई, टॉप टू बॉटम कंपैरिजन है। नाइट्रेट है, नाइट्रेट -1 होता है, जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल पे +2 होता है, मतलब 2 नाइट्रेट आएंगे, मतलब बेरिलियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बेटा ऐसा ही तो लिख देंगे इस तरह से। फिर क्या लिखेंगे? MgNO3 का होल ट्वाइस, फिर CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट, ये स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, और ये क्या हो जाएगा? बेरियम नाइट्रेट। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड -1, ये भी +1 होते हैं, तो सिंपल है, LiOH यहां आएगा। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे NaOH आएगा, फिर क्या आएगा? KOH आएगा, फिर क्या आएगा? RbOH आएगा, और फिर क्या आएगा? CSOH आ जाएगा। उसके बाद एल्कली मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स पे -2 है, इन पर विचारों पे +1 होता है, तो वो 2 आएंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा बेटा? Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, और CS2CO3। एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स -1 +1, एक एक काम हो जाएगा। LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CSHCO3। क्लियर है? फिर आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स, यानी कि ये +2 -2 BeCO3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? MgCO3 हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? CaCO3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? SrCO3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? BaCO3, बेरियम कार्बोनेट हो जाएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट्स, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम बाइकार्बोनेट इस तरह से हो जाएगा, BeHCO3। ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ये स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, और ये बेरियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्लियर है भाई? कंपाउंड्स आपने लिख दिए, कंपाउंड्स आपने लिख दिए। अब अपन चलते हैं कहां पे, कि किसकी तो बढ़ेगी और किसकी घटेगी। यहां पे आ जाओ, देखो मैंने यहां क्या सिखाया। लैटिस एनर्जी घटती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी घटती है, लेकिन जब जब ये फैक्टर्स यूज करोगे तो सॉल्युबिलिटी को घटाना है टॉप टू बॉटम, और जब जब ये फैक्टर्स यूज करोगे तो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है टॉप टू बॉटम। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे फैक्टर्स क्या है? लैटिस एनर्जी है, तो सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ेगी, बढ़ा दो।
यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी है टॉप टू बॉटम घटेगी, घटा दो। यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी है टॉप टू बॉटम घटेगी, घटा दो। यहाँ पे अगेन लैटिस एनर्जी आ गया बेटा, तो लैटिस एनर्जी से तो टॉप टू बॉटम बढ़ती है, बढ़ा दो। यहाँ पे फिर से लैटिस एनर्जी आ गया, टॉप टू बॉटम बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ा दो। यहाँ पे भी लैटिस एनर्जी आ गया, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ा दो। यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी आ गया, टॉप टू बॉटम घटेगी, घटा दो। और यहाँ पर भी हाइड्रेशन एनर्जी आ गया, टॉप टू बॉटम घटेगी, घटा दो। हो गया जादू। कितनी सॉल्युबिलिटी सीख ली, इतने कंपाउंड्स की टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी आपने सीख ली एक जुगाड़ से, और वो जुगाड़ आपके पीछे वाली स्लाइड पे लिखा हुआ है कि आपको असल में देखा जाए, है ना, देखा जाए तो हाइड्रोक्साइड हो गए, सारे हाइड्रोक्साइड हो गए, ठीक है, ऑल हाइड्रोक्साइड्स। उसके बाद फ्लोराइड्स, एल्कली मेटल कार्बोनेट्स और एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स, इनके लिए ही तो बेटा लैटिस एनर्जी लगानी है। बाकी सब के लिए हाइड्रेशन एनर्जी लगाओ, सिर्फ इनके लिए लैटिस एनर्जी लगानी है। तो आपको खाली ये चार ध्यान रखने हैं। अरे दो तो नियम वाले और जो दो ऊपर से नियम तोड़ के आए हैं, तो कुल मिला के यही चार तो हैं जिनके लिए लैटिस एनर्जी देखनी है एस ब्लॉक में। बाकी सब के लिए हाइड्रेशन एनर्जी देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है भाई, चले आगे। चलो इसको आप नोट कर ही लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, आधा मिनट है आपके पास, फटाफट नोट करो। आई होप ये कंपाउंड्स तो आप बना ही सकते हो वैलेंसी सेटिस्फाई करके। हाँ भाई लिख लिया, सॉल्युबिलिटी क्लियर है। एस ब्लॉक की सॉल्युबिलिटी सीखी है आपने, ठीक है, एस ब्लॉक की खूब सारी सॉल्युबिलिटीज के ऑर्डर आपने देख लिए हैं। इनमें से कोई सा भी ऑर्डर कभी भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर देता हूं बेटा कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं आपको, एक सेकेंड। हाँ जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो एक तो ये वाला फर्स्ट वाला ही है, ठीक है। उसके बाद सल्फेट की हर जगह पूछी जाती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट की। कार्बोनेट्स की इनकी भी कभी कभी पूछी जा सकती है, जो उल्टी चलती है, आपको पता होना चाहिए। इन तीन के अलावा जो हाइड्रोक्साइड है, ये वाला हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी को ध्यान से देख लीजिएगा, वो अक्सर पूछी जाती रही है। चलिए आ जाते हैं आगे, बढ़ते हैं बेटा। हमारी अगली रिएक्शन है, ये सब तो क्या है कि हेलाइट्स की जो रिएक्शन है उसकी बात हो गई थी। हमारी अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, ये रह गई थी बेसिकली, है ना। ये जो सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट है उससे पहले वो मुझे करना था, बट ये रह गया था, तो मैं इसको वापस यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। रिएक्शन, एक रिएक्शन बच गई थी हमारी अमोनिया के साथ, मुझे ध्यान रहा नहीं, उससे पहले मैंने एक्चुअली सॉल्युबिलिटी स्टार्ट कर दी। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम अब देख लेते हैं। चलिए, रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में बेटा, लिक्विड अमोनिया का मतलब जो है ऐसा नहीं है कि अमोनिया पानी में है, नहीं नहीं नहीं, लिक्विफाई की हुई अमोनिया है। लिक्विफाई की हुई अमोनिया होती है, उसको लिक्विड अमोनिया बोलते हैं। सारे मेटल्स जब अमोनिया में जाएंगे, सारे मेटल्स जब लिक्विड अमोनिया में जाते हैं, लिक्विड NH3 में जाते हैं, तो रिएक्शंस कुछ ऐसी होती हैं, रिएक्शंस कुछ ऐसी होती है कि वहां पर दो तरह की स्पीसीज हमको मिलती है। पहला मिलता है हमको सॉल्वेटेड, सॉल्वेटेड केटायन। पहला क्या मिलता है हमको? सॉल्वेटेड केटायन, प्लस हमको मिलता है क्या? सॉल्वेटेड, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या मिलते हैं हमको? सॉल्वेटेड केटायन मिलते हैं, और क्या मिलते हैं? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अब देखना, इस बात को मैं वापस से समझाता हूं। यहां सॉल्वेंट जो है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट जो है वो क्या है? लिक्विड अमोनिया है। लिक्विड क्या है? NH3 है। इसलिए कभी कभी इसकी जगह हम अमोनिएटेड भी बोल सकते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? अमोनिएटेड भी बोल सकते हैं। जिस तरह से पानी जब सॉल्वेंट होता है तो हम हाइड्रेटेड बोल देते हैं, पानी जब सॉल्वेंट होता है तो हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रेटेड बोल देते हैं। उसी तरह से सॉल्वेंट अगर लिक्विड अमोनिया है तो उसको हम अमोनिएटेड भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जब ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी मेटल जाएगा तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन फेंक देगा, और इलेक्ट्रॉन फेंकने के बाद खुद कैसा बन जाएगा बेटा? कैटायन बन जाएगा। तो लिक्विड अमोनिया क्या करेगा? इसको भी सराउंड करेगा, जैसे पानी सराउंड करता है हाइड्रेशन में, और इलेक्ट्रॉन को भी सराउंड करेगा। तो ये जो स्पीसीज बनेगी वो बनेगी सॉल्वेटेड केटायन, मतलब ऐसा केटायन जिसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है? अमोनिया लगी हुई है। और ऐसा एनायन और ऐसा इलेक्ट्रॉन जिनके चारों तरफ भी अमोनिया लगी हुई है। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? माइनस चार्ज ही तो है, तो माइनस को भी तो अमोनिया घेर सकता है। अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल है, प्लस और माइनस दोनों को सराउंड कर सकता है। लेकिन पानी जितना पोलर है नहीं,
पानी जितना पोलर तो है नहीं, लेकिन पोलरिटी तब भी है, डाइपोल तब भी है। तो सिमिलर पानी जैसे हाइड्रेशन करता है ना बेटा, पानी में जैसे हाइड्रेशन शो होता है, वैसे यहाँ पे अमोनिएशन होता है। क्या होता है यहाँ पे? अमोनिएशन। तो पानी में जब हाइड्रेटेड केटायन और हाइड्रेटेड एनायन बनते हैं, तो यहाँ पे भी बेटा अमोनिएटेड केटायन और अमोनिएटेड एनायन बनेगा। अब यहाँ पर एनायन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है और तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अमोनिया घेर लेता है। अब इस वाले इसको एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है बेटा, एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और करके लिख देता हूं, समझ जाएगा कि आप यहां पर मान लीजिए एक एम लिया मेटल, ठीक है, उसके बाद यहां पे एक्स और वाई मिलके एक्स वाई मोल आपने क्या ले लिया? एनएस ले लिया। एक्स वाई मोल क्या ले लिया आपने? लिक्विड अमोनिया ले ली। क्या मोल ले लिया आपने? एक्स वाई मोल लिक्विड अमोनिया ले लिया। तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये जो एम है, ये जो एम है, इसको अमोनिया जो है वो सराउंड करेगा। तो अमोनिया जितना भी सराउंड करेगा वो कौन सा, जैसे इसके एक्स मोल इसके पास आ जाएंगे, तो इन्होंने लिखा हुआ है इस तरह से NH3X, और यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? केटायन। तो बेसिकली ये जो अमोनिएटेड केटायन है, ये जो अमोनिएटेड केटायन है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अमोनिएटेड केटायन कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे लिखा हुआ है NH3 जो उसके वाई मोल है, x प्लस वाई है, तो आधे इसको और आधे इसको घेर लेंगे, तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ऐसा। ये उनको उन्होंने बनाया हुआ है किसके लिए बेटा? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, वो ऐसा बनाया हुआ है। बेसिकली है कुछ नहीं, मेटल केटायन को अमोनिया ने सराउंड कर लिखा है, कितने से? एक्स ने। इसको कितने ने सराउंड कर रखा है? वाई ने। तो उन्होंने उन ऊपर वालों को इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टीज में यहां डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है बेटा उसकी क्या? सबसे पहले ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है। कैसा होता है ये? रिड्यूसिंग नेचर। कैसा होता है ये? रिड्यूसिंग नेचर का होता है। दूसरा, ये पैरामैग्नेटिक होता है। और तीसरा, ये ब्लू कलर्ड होता है, ब्लू। ये तीनों जो प्रॉपर्टीज है ना बेटा, ये तीनों प्रॉपर्टीज होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होती है ये तीनों प्रॉपर्टी? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। एक फोर्थ प्रॉपर्टी और लिख रहा हूं मैं, एंड दैट इज आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर। ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ अमोनिएटेड केटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के लिए चार्ज की जरूरत पड़ती है। चार्ज तो बेटा अमोनिएटेड केटायन भी है और चार्ज अमोनिएटेड एनायन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टेंस अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है, तो वो किस वजह से होगा? तो वो दोनों वजह होंगी, दोनों का नाम लेना है। लेकिन ऊपर वाले में से कोई भी पूछ ले, एक प्रॉपर्टी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, 1 2 3 का रीजन जो है वो एक ही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। समझ लीजिए रिड्यूसिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, रिड्यूस करने के काम आएंगे। तो बहुत सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शन में लिक्विड, आपने देखा होगा एरो के ऊपर लिखा जाता है सोडियम और प्लस लिक्विड अमोनिया, ऐसे लिख देते हैं सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। यानी सोडियम को जब आप लिक्विड अमोनिया में फेंकोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां होंगे, मतलब वो उस रिएक्शन में किस तरह का काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। किस तरह का काम कर रहा है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो मतलब ये जो प्रॉपर्टीज होती है, किसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं मैं? ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं मैं एल्कली मेटल्स या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की लिक्विड अमोनिया के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी प्रॉपर्टीज है इस वाले सॉल्यूशन की।
लेकिन इसके अंदर कुछ चेंज किए जाते हैं। इसके अंदर क्या चेंज किए जाते हैं कि अगर मान लो कोई कंडीशन दे दी, कोई कंडीशन दे दी, अगर कोई कंडीशन दे दी, कंडीशन 1 देख लेते हैं अपन। कंडीशन 1 देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए। अगर कंडीशन देगा इफ दिस सॉल्यूशन, इफ दिस, ये क्या हो गया यार इसमें, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, समस्या थोड़ी बड़ी है, जटिल समस्या है, समय लेगी। If this solution is allowed to stand overnight or for long time, अब क्या होगा? अगर ये सॉल्यूशन आपने लंबे समय तक पड़ा रहने दिया, कंडीशन कुछ ऐसी आपको सवाल में इस तरह से पूछा जाए, जब सवाल में सिंपल पूछा जाता है कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल का लिक्विड अमोनिया के साथ जो सॉल्यूशन होगा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, तो मैंने पीछे मेंशन की हुई है, वो आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर वो कंडीशन के सवाल पूछता है, पहली कंडीशन ये है कि वो अगर ये पूछे आपसे कि अगर अगर इस सॉल्यूशन को हम लंबे समय तक या ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, है ना, लंबे समय बोल दो या ओवरनाइट, किसी भी तरह से आपको सवाल में मेंशन किया हुआ आ सकता है, उस केस में क्या होगा? तो बेटा उस केस में क्या होगा मैं बताता हूं। उस केस में ये जो मेटल है वो क्या करेगा, लिक्विड अमोनिया जो है वो अब पोलैरिटी जिस तरह से पानी ने, जिस तरह से ये M+ और ये E- में टूटेगा, और ये कैसे टूटेगा बेटा, NH2- में, और ये कैसे टूट जाएगा, H+ में। यानी कि अब अमोनिया जो है वो H+ दे देगा पानी की तरह। पानी जल्दी दे देता है क्योंकि पानी ज्यादा पोलर है। तो आपने देखा था इनकी रिएक्शन जब पानी के साथ करवाई तो पानी ने तुरंत H+ दे दिया था और H2 गैस रिलीज हो गई थी, याद है? इन्होंने हाइड्रोक्साइड बना लिया था, याद होगा ना ऐसा? आपने इनकी पानी के साथ रिएक्शन देखी थी तो बेटा मेटल ने हाइड्रोक्साइड बना दिया था और H2 गैस रिलीज कर दी थी। यही सोच के तो मेटल कूदा था, लेकिन लिक्विड अमोनिया का तो डाइपोल मोमेंट पानी से कम है, पानी से कम पोलर है, तो ये थोड़ा टाइम लगाता है वो काम करने में। तो कितना टाइम लगाता है? तो अगर सवाल में ये टाइम दिया हुआ हो कि अगर इस सॉल्यूशन को लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो फिर ये अमोनिया भी बेटा पानी की तरह काम कर लेगा। पानी की तरह काम करने का मतलब क्या है बेटा, कि ये बताओ H+ क्या खाएंगे, इलेक्ट्रॉन खाएंगे, M+ क्या खाएगा, NH2 खाएगा, तो बताओ क्या बनेगा, MnH2 बन जाएगा, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बेटा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है आपसे सवाल में स्टेटमेंट में क्या क्या पूछा जा सकता है कि H2 गैस रिलीज हो जाती है, O2 गैस रिलीज हो जाती है, N2 गैस रिलीज हो जाती है। बेटा O2 N2 तो लाओगे कहां से, H2 ही आंसर होगा। तो आपसे पूछा जाए कि अगर ओवर टाइम के लिए इस सॉल्यूशन को छोड़ दिया जाए तो कौन सी गैस जो है वो रिलीज होगी, तो फिर आपको H2 आंसर टिक करना है। क्लियर है भाई? अगर ये कंडीशन बोल दिया तो ठीक है भाई। MnH2 जो है उसको बोलते हैं मेटल अमाइड। कोई भी मेटल अमाइड बन जाएगा, जैसे सोडियम और लिक्विड अमोनिया को आपने बोल दिया तो यहाँ पे सोडियम अमाइड बन जाएगा, ठीक है, और H2 गैस रिलीज हो जाएगी, अगर कंडीशन ऊपर वाली देता है तो। कंडीशन ऊपर वाली देता है तो। फिर एक कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 1 है, ठीक है, ये क्या है, कंडीशन 1 है। कंडीशन 2 क्या हो जाएगी वो देख लेते हैं। इफ इफ कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दें, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है बेटा, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है, मेटल क्या है आपका, सॉल्यूट है, और लिक्विड अमोनिया क्या है आपका, सॉरी, लिक्विड अमोनिया क्या है आपका, सॉल्वेंट है। तो कंसंट्रेशन अगर बढ़ानी है,
कंसंट्रेशन अगर बढ़ानी है तो इनमें से क्या बढ़ाओगे? अरे मतलब कुल मिला के एक बात बताओ, कंसंट्रेशन बढ़ानी, चीनी आपको पानी में घोलनी है और आप कह रहे हो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन करो, तो पानी बढ़ाओगे या चीनी बढ़ाओगे? चीनी बढ़ाओगे। चीनी आपका क्या है? चीनी आपका क्या है? सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट है, ये बढ़ेगा। तो मतलब कि मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर कंसंट्रेशन जो है हमारी ओवरऑल बढ़ जाएगी। मेटल इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि उल्टा सोच लोगे तो दिक्कत है। लिक्विड अमोनिया की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ानी है ना, वो मेंशन करेगा सवाल में कि किसकी बढ़ा रहे हो किसकी घटा रहे हो, वो तो खाली एक ही चीज बोलेगा, हायर कंसंट्रेशन। मतलब कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर है, कंसंट्रेटेड वर्ड अगर वो यूज कर ले तो समझ जाना वो इस कंडीशन की बात कर रहा है। तो बेटा क्या होगा उस केस में? उस केस में क्या होगा कि खूब सारे इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। ये मेटल बहुत ज्यादा है, मेटल क्या ले लिया आपने? एक्सेस में ले लिया, और लिक्विड अमोनिया आपने उतना ही रखा। मेटल बहुत ज्यादा ले लिया, लिक्विड अमोनिया उतना ही रखा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट होने का मतलब है कि मेटल केटायन तो रह जाएगा, केटायन तो रह जाएगा, अमोनिया कम है और इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा फेंक रहा है। मतलब ये M+ बनते जा रहा है और ये क्या बन रहा है? इलेक्ट्रॉन बनते जा रहा है, भरते जा रहा है, ये फेंकते जा रहा है, क्योंकि इसने आपने खूब सारा ले लिया। अब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले ली, फेंक दिए इसने, लेकिन उतना अमोनिया है नहीं। तो बताओ मुझे, यहां तो अमोनिया ने घेर लिया था इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, उतना अमोनिया है नहीं इसको सराउंड करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। अगर पेयरिंग हो गई तो मुझे बताओ कौन सा नेचर घटेगा बेटा? पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक घटेगा, और कौन सा बचेगा? डायामैग्नेटिक बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इनफैक्ट कई ऑप्शंस में आपको डायरेक्ट डायामैग्नेटिक बोल देंगे कि डायामैग्नेटिक बढ़ गया भाई। उसके बाद यहां पर आएगा पैरामैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, उसके बाद यहां पे आ जाएगा कलर, जो है जो कलर है वो ब्लू से कैसा हो जाएगा? हल्का हल्का फेड होना स्टार्ट करेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ब्रोंज में कन्वर्ट हो जाएगा। कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू से कहां आ जाएगा वो? ब्रोंज में। ब्रोंज की तरफ जाएगा, फेड होएगा, क्योंकि कलर के जिम्मेदार भी कौन थे? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे। और पैरामैग्नेटिक नेचर के जिम्मेदार भी कौन थे? पैरामैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के पास जाए, डायामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड को दूर रखे, अट्रैक्ट ना करे, मैग्नेटिक फील्ड से दूर रहे। पी से पास, डी से दूर, याद रखना बेटा, पी से पास, डी से दूर। पी से पास किसके पास? मैग्नेटिक फील्ड के पास। डी से दूर किससे दूर? मैग्नेटिक फील्ड से दूर। तो पैरामैग्नेटिक वो जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, और डायमैग्नेटिक वो जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, एक ही बात है। कलर जो है वो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था, पैरामैग्नेटिक नेचर जो है वो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन से था। यहां पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हो चुकी है, मतलब पैरामैग्नेटिक घटेगा, डायमैग्नेटिक बढ़ जाएगा। कलर भी ब्लू से हल्का हल्का फेड होता जाएगा, और ब्लू से कहां आ जाता है बेटा? ब्रॉन्ज की तरफ आ जाता है। तो अगर आपसे कोई भी कंडीशंस के साथ बात नहीं करे तो आपको सिंपल यहां से आंसर्स करने हैं जो ये लिखा हुआ है। और अगर आपसे कंडीशंस पे बात करें, जिसके चांसेस हालांकि कम है, ये चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी मैं जानता हूं, लेकिन ये जो है ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। लिक्विड अमोनिया के साथ ये 4 प्रॉपर्टीज हमेशा आपको डिस्कस करेंगे। ये 4 ऑप्शन जो है, कभी भी गलत ऑप्शन सही ऑप्शन कैसे भी करके आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने यहां सही लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंगली आपको उसको आंसर को देखना है। क्लियर है भाई? ये लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन हो गई जो कि रह गई थी, उससे पहले मैंने हालांकि सॉल्युबिलिटी पढ़ा दी, खैर कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए समझ जाना बात को कि सॉल्युबिलिटी जो है वो उससे पहले ये मुझे बताना था, बट वो रह गया। ओके, अब आ जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इससे पहले एक्चुअली मुझे सॉल्युबिलिटी पढ़ानी थी, बट मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, क्षमा माफी चाहता हूं मैं उसके लिए, इतना आप समझदार हो, समझ सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हम 2 ही बात करेंगे बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी की बात करने वाले। थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, किस में करेंगे? ऑक्साइड्स में बात करेंगे। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का तो सेम चलता है बेटा। तो जैसे मान लीजिए LiOH ले लिया, से लेके CSOH तक,
BeOH का होल ट्वाइस से लेके BaOH का होल ट्वाइस तक, है ना, हाइड्रोक्साइड हो चाहे ऑक्साइड हो एक ही चीज चलेगी। तो यहां से यहां तक आओगे तो मैंने आपको सिखाया था बेटा, इधर से इधर आओगे तो टॉप टू बॉटम जो है, टॉप टू बॉटम जो है वो क्या होगी, आपका फाई जो है वो क्या घटता है, तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्युबिलिटी सिखाई, तो इनकी टॉप टू बॉटम क्या होती है बेटा, इनको हाइड्रोक्साइड को किससे देखते हैं, लैटिस एनर्जी से देखते हैं। टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी घटती है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। एनसीईआरटी में पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है ये सब चीजें, इतनी सारी चीजें, बट लिखी वही दो तीन चीजें बेटा ध्यान रख लेना जो मैंने लिखाई है। एक तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर और एक ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। और एक चीज बता देता हूं, इनकी बेसिसिटी भी बढ़ती है बेटा, इनकी क्या होती है, बेसिसिटी भी इंक्रीज होती है। अब आपको इतना ध्यान रखना है, हाइड्रोक्साइड के लिए टॉप टू बॉटम सब बढ़ता है, हाइड्रोक्साइड के लिए टॉप टू बॉटम क्या होता है, सब बढ़ता है। सब बढ़ने का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है और बेसिसिटी भी बढ़ती है। सबका मतलब ये मत बोल देना कि भाई भी बढ़ा दो, लैटिस एनर्जी बढ़ा दो। मैं इन फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और बेसिसिटी, ये फैक्टर्स जो है तीनों के तीनों हाइड्रोक्साइड के लिए बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी उल्टा नहीं आएगा। चलिए, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स हो गए बेटा, आगे आ जाते हैं, हेलाइड्स की बात कर लेते हैं। हेलाइड्स की बात करेंगे तो हेलाइड्स में कुछ खास है नहीं समझाने को, खाली इतना ध्यान रख लेना, दो तीन पॉइंट्स हैं वो लिख देता हूं। थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह इनकी हेलाइड्स की जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, उतना ज़्यादा आसान नहीं होता, लैटिस पर डिपेंड करती है, डेटा बेस्ड होती है, जिगजैग होती है इनफैक्ट, है ना, तो लैटिस पर बेस्ड होता है, इसलिए यहाँ पर आपके इतना सिलेबस में है नहीं। तो मैं आपको खाली एक चीज़ लिख देता हूँ कि LIF, दो तीन चीज़ें हैं, LIF एंड CSI के लिए दो बातें लिखी हुई है। LIF इज लेस सॉल्युबल, वेरी लेस सॉल्युबल, ये भी वेरी लेस सॉल्युबल। ये रीजन है ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी और ये है ड्यू टू वेरी लो हाइड्रेशन एनर्जी। देखो, अगर बहुत कम हाइड्रेशन एनर्जी है तब भी कंपाउंड नहीं घुलेगा, और अगर बहुत ज्यादा लैटिस एनर्जी है तो भी कंपाउंड नहीं घुलेगा, क्योंकि लैटिस टूटेगा ही नहीं। LIF में लिथियम भी छोटा है और फ्लोरीन भी छोटा है, इनका लैटिस जबरदस्त बनता है, छोटा छोटे के साथ लैटिस जबरदस्त बनता है। फिर यहां पे लैटिस वीक हो जाता है क्योंकि सीजियम बड़ा है, I माइनस बड़ा है, तो R बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी जो है वो घटती है बेटा, पता है ये चीज। तो अगर लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी इसकी तो लैटिस तो टूट गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि R बढ़ने पे हाइड्रेशन एनर्जी भी तो घट जाती है, इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। CSI के नहीं घुलने का कारण उसके आयंस का हाइड्रेशन उनके आयंस का कम हाइड्रेशन होना है। CSI का नहीं घुलने का कारण उसके आयंस का कम हाइड्रेशन होना है, और LIF के नहीं घुलने का कारण उसके आयंस का टूटना ही नहीं है। मतलब टूटेंगे तब तो हाइड्रेशन करेंगे, अगर इनको आप तोड़ दोगे तो फिर तो जबरदस्त हाइड्रेशन करेंगे, क्योंकि दोनों ही हाइड्रेशन के महारत ही है। लेकिन बात यह है कि टूटे तब ना, ये पानी में जाएगा तो टूटता नहीं है। अब टूटता इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन हो ही नहीं पाती, हाइड्रेशन नहीं हो पाती तो इसकी एनर्जी मिल नहीं पाती, इसका बहुत ज्यादा लैटिस एनर्जी होता है, ये टूट नहीं पाता LIF का लैटिस। तो जब टूटेगा ही नहीं तो इसके आयंस के हाइड्रेशन की बात कैसे करोगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। जब टूटेगा ही नहीं तो इसके आयंस के हाइड्रेशन की बात नहीं करेंगे। ये कुछ हेलाइड्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल भी है, ये वाला सवाल तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है, LIF वाला, ठीक है, CSI वाला आप और साथ में ऐड कर सकते हो। तो इसका लैटिस तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसका लैटिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है। और इसका लैटिस तो वीक है बट इसका R ज्यादा होने से हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है, इस वजह से वो वेरी लेस सॉल्युबल रहता है। क्लियर है भाई, यहां तक हेलाइट्स की बात भी हो गई। आ जाओ आगे, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, अगेन वही सारी चीजें हैं, अभी अपन ने देख लिया था, है ना, खूब सारी चीजें हमने देख ली थी। अगर हम एल्कली मेटल कार्बोनेट्स की बात करें बेटा, है ना, एल्कली मेटल कार्बोनेट्स की बात करें तो टॉप टू बॉटम बात हो रही है बेटा, ये सारी टॉप टू बॉटम, इनमें लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी, सॉरी, इसके अंदर टॉप टू बॉटम वही बेटा, फाई जो है वो घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। फिर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करने का पहले अपन सबकी एक बात करते थे,
एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स की बात कर लेते हैं। उसके में भी फाई घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स की बात कर लेते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट्स की भी बात कर लेते हैं। सेम चीज है इन सब में थर्मल स्टेबिलिटी तो बेटा सेम चलेगी, थर्मल स्टेबिलिटी तो सेम चलेगी, सब में फाई घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी टॉप टू बॉटम। ठीक है, रही बात सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, पीछे वाली स्लाइड्स पे देख लेना, पता चल जाएगा। इन दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग चलती है, इनकी अगर बात करें तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी से देखनी थी, लेकिन देखते किससे हैं, लेटिस एनर्जी से, जो कि घटती है तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम जाके चेक कर लेना। इन दोनों की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाइड्रेशन एनर्जी घटती है तो सॉल्युबिलिटी भी टॉप टू बॉटम घटेगी, ये अलग चीज है। तो ये एक्सेप्शनल है, ऊपर वाले तो देख लेना सॉल्युबिलिटी के अंदर। दूसरा इनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे सब कुछ मैं पहले लिखवा चुका हूं, LiHCO3 डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है, या उससे ऊपर लिख दीजिए only low phi bicarbonate exist in solid। ठीक है, लो फाई कौन कौन से होते हैं बेटा, लो फाई होते हैं Na+, K+, Rb+ और Cs+। ये जो बाइकार्बोनेट्स होंगे वही क्या करते हैं, सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, मैं रिवीजन करा रहा हूं, ये सारी चीजें बताई हुई है कहीं पे भी। थर्मल स्टेबिलिटी आपको बताई है कहां पर, फजान रूल में, और ये सॉल्युबिलिटी आज ही बताइए बेटा, पीछे वाली स्लाइड्स पे समझा रखा है, जाके चेक कर लेना। ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की कहानी हो गई। सल्फेट्स, ठीक है, सल्फेट्स में भी अगर आप देखोगे तो अगर हम एल्कली मेटल सल्फेट्स की बात करें, एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स की बात करें, दो ही सल्फेट्स हैं हमारे पास। एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स की अगर बात करें, पहले एल्कली मेटल सल्फेट्स की बात कर लेते बेटा, तो इनका दोनों का ही अगर फाई घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी टॉप टू बॉटम। जब कभी भी पॉली एटॉमिक आयन, वापस लिख देता हूं वैसे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक anion, phi decreases, thermal stability increases in case of polyatomic anion। polyatomic anion मतलब ये जो एनायन है ये एक से ज्यादा आयन से बना हुआ है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, अभी जितने बताए ना, नाइट्रेट, सल्फेट, सब ये सब पॉलीएटॉमिक एनायंस है। पॉलीएटॉमिक एनायंस में हमेशा थर्मल स्टेबिलिटी का आंसर किससे जाता है बेटा, तो वो जाता है फाई से जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी का आंसर किससे जाता है, फाई से जाता है। फिर अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर ले तो वही हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। अभी पीछे बता रखा है, ऑर्डर भी लिखवाया हुआ। जैसे अगर बात करें BeSO4 से कम सोल्यूबल MgSO4 से कम सोल्यूबल CaSO4 से कम सोल्यूबल SrSO4 से कम सोल्यूबल BaSO4। ये देखो आप, मोस्ट इनसोल्यूबल है, ये कैसा है, ये मोस्ट इनसोल्यूबल हो गया, मोस्ट इनसोल्यूबल, क्योंकि सबसे कम सोल्यूबल है ना। इनसोल्यूबल इन HCl and HNO3 also, इनसोल्यूबल इन HCl and HNO3 also, मतलब पानी में तो नहीं घुलता है, जो घुलता है कोई बात नहीं, लेकिन ये तो HCl और HNO3 में भी नहीं घुलता बेटा, HCl और HNO3 में भी नहीं घुलता। हमारे स्टमक में जो है वो कौन सा एसिड होता है, HCl होता है ना। तो जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, GIT ट्रैक्ट का एक्सरे किया जाता है, तो क्योंकि GIT ट्रैक्ट में अगर एक्सरे करना है और कुछ हमको डायग्नोस करना है तो वहां पर कोई हड्डी नहीं होती, तो हमको ओपैक्यू एजेंट की जरूरत पड़ती है। जहां कहीं पे भी हड्डी होती है वहां पर तो एक्सरे वापस से रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है, इस वजह से हमको एक्सरे दिख जाता है, क्योंकि हड्डी वापस उसको क्या कर लेती है, रिफ्लेक्ट कर लेती है एक्सरे को। लेकिन GIT ट्रैक्ट का भी एक्सरे किया जाता है ना, आई होप आपने पहले सुना होगा। तो उस केस में क्या किया जाता है, जाकर पेशेंट को BaSO4 खिला दिया जाता है। पेशेंट को क्या खिला दिया जाता है, BaSO4 खिला दिया जाता है। क्यों खिलाया जाता है, क्योंकि पता है कि स्टमक में जाके ये HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इनसॉल्युबल है, घुलेगा ही नहीं। और जब घुलेगा नहीं तो जो पाउडर फॉर्म में आपने खाया है,
है ना, पाउडर फॉर्म में खाया है, वो पाउडर फॉर्म में ऐसे का ऐसा जीआईटी में क्या हो जाता है, चिपक जाता है, व्हाइट व्हाइट। उसके बाद उसका एक्सरे खींच लिया जाता है, 5-10 मिनट में उसका एक्सरे क्लिक कर लिया जाता है। तो वो जो व्हाइट पाउडर होता है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है एक्सरे को, मतलब एक तरह से जो काम हड्डी कर रही है कहीं पे, वो काम ये कर लेता है। तो जीआईटी ट्रैक्ट के एक्सरेज के लिए BaSO4 का गोल पिलाया जाता है, BaSO4 खिलाया जाता है, ओपैक्यू एजेंट की तरह काम कर रहा है। ओपैक्यू एजेंट मतलब वही कि फिर से रिफ्लेक्ट कर दे रोशनी को। चलिए, तो ये सल्फेट की कुछ कहानी थी। अब नाइट्रेट्स की बात कर लेते हैं। नाइट्रेट्स में मैंने थर्मल डीकंपोजिशन करवाया था। लो फाई नाइट्रेट्स जो होते हैं, लो फाई नाइट्रेट्स जो होते हैं वो किस तरह से टूटते हैं, MnO2 प्लस किस तरह से टूटेंगे, O2 से टूटेंगे। जितने भी हाई फाई नाइट्रेट्स होते हैं वो कैसे टूटते हैं बेटा, तो वो मेटल ऑक्साइड में टूटेंगे, प्लस किस में टूटेंगे, NO2 में टूटेंगे, प्लस किस में टूटेंगे, O2 में टूटेंगे। क्लियर है ये? लो फाई वाले तो केवल 4 ही है बेटा, Na प्लस और K प्लस और Rb प्लस और क्या, CS प्लस। यानी इसके अलावा दुनिया में जितने नाइट्रेट हैं, है ना, वो सब हाई फाई है और सबका थर्मल डीकंपोजिशन ऐसा होगा बेटा। इस केस में MO बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रेट बनेगा, O2 बनेगा। ये थर्मल डीकंपोजिशन है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इनके जो एल्कली मेटल्स नाइट्रेट्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स, इन सब में वही अगेन फाई घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी टॉप टू बॉटम। ये सब टॉप टू बॉटम की ही बात हो रही है, अब आप समझ गए, ठीक है। उसके अलावा अगर इनमें देखा जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी से देखते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। तो सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी बेसिकली हम दो ही पैरामीटर्स चेक कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी, दो ही पैरामीटर्स को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? चलिए इसको एक बार नोट करिए फटाफट। हाँ भाई, नोट कर लिया? चले आगे, आ जाइए। तो ये कुछ कंपाउंड से रिलेटेड बात हो गई। अब आते हैं सीधा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। देखते हैं आज कितना हो पाएगा। हो सकता हो केवल ये एक वाला कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट ही हो पाए, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं हम, Na2CO3.10H2O, इसी की बात कर पाएंगे। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की, इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। और इसकी प्रिपरेशन को सबसे पहले ध्यान में रखना है, किससे होता है, सोल्वे अमोनिया प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी सब सिखा दूंगा। सोल्वे अमोनिया प्रोसेस के कुछ की पॉइंट्स हैं जिस पर बेस्ड होता है। सोल्वे अमोनिया प्रोसेस के कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको याद रखोगे या जिनको समझ लोगे तो आपके लिए ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। पहला की पॉइंट क्या कहता है बेटा, पहला की पॉइंट ये कहता है कि हमारे पास इसमें रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, की पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां से सवाल सीधा सीधा आ सकता है। रॉ मटेरियल वो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, CaO हो सकता है, CO2 हो सकता है, NH3 एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, NaCl एक्वस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। इन रॉ मटेरियल्स की हमको जरूरत पड़ेगी, ये हमारा पहला की पॉइंट है, क्योंकि सवाल सीधा सीधा कई बार इनसे भी आता था कि Ca इनमें से रॉ मटेरियल कौन सा है सोल्वे अमोनिया प्रोसेस के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि जो आपका NaHCO3 है उससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी KHCO3 की होती है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है और हमने सीखा है कि एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी हम लैटिस एनर्जी से देखते हैं, जो कि टॉप टू बॉटम घटती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये हमने अभी अभी पढ़ा था, अभी अभी सीखा था, इसीलिए मैंने अप्लाई कर दिया कि सोडियम से नीचे कौन आता है, पोटेशियम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा सॉल्युबल होगा क्या, ये वाला। तो ये क्या है, सॉल्युबिलिटी। सर इसका हम क्या करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे बनता है, अभी सिखा दूंगा, ठीक है। दूसरा की पॉइंट है। तीसरा की पॉइंट क्या है, तीसरा की पॉइंट ये कहता है कि दुनिया के किसी भी अमोनियम सॉल्ट को NH4+ और X-, दुनिया के किसी भी अमोनियम सॉल्ट को जब आप बेसिक मीडियम दिखाओगे,
जब आप बेसिक मीडियम दिखाओगे तो क्या होगा कि ये बन जाएगा बेटा NH3 और किस में टूट जाएगा H प्लस में, और ये H प्लस लेके भाग जाएगा इसको, यानी कि अमोनियम सॉल्ट को अगर जब जब भी दुनिया में आप क्या दिखाओगे, ये वाला दिखाओगे, बेसिक मीडियम दिखाओगे, तो कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी वहां पे, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, अमोनिया गैस। इसका उल्टा है, अमोनिया को जब आप एसिडिक मीडियम दिखाओगे तो अमोनिया वापस एसिडिक मीडियम से H प्लस लेगा और फिर से क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। इसका उल्टा ये होता है। और अमोनियम आयन से वापस वही H प्लस निकालना है तो बदले में उसको OH माइनस दिखाओ, यानी बेसिक मीडियम लेके आओ। और जब बेसिक मीडियम लेके आओगे तो बताओ क्या होगा, H2O बन जाएगा अलग से और NH3 जो है वो अमोनियम सॉल्ट से अलग हो जाएगी। ये भी हमको जरूरत पड़ेगी। इन 3 की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, जिनके अंदर सबसे पहली स्टेप के अंदर हम अगर बात करें, सबसे पहली स्टेप के अंदर एक बात करें तो बेटा यहां पर हमने लिख दिया क्या, हमने लिख दिया NH3 प्लस क्या लिख दिया, CO2 प्लस क्या लिख दिया, H2O, और हमने यहां पे बना दिया सीधा सीधा क्या बेटा, NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बना दिया, अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बना दिया बेटा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। सर ये कैसे बन गया, तो रॉ मटेरियल्स तो हमारे पास थे ही बेटा, NH3CO2 H2O है ना, इन सबको मिक्स किया और सबसे पहले क्या बना दिया, अमोनियम बाइकार्बोनेट। सर ये कैसे बना, तो ये बहुत आसान है। ये रिएक्शंस जो है वो बेटा 2 टुकड़े में होती है। 2 टुकड़े में कैसे रिएक्शन होती है कि इसको समझना बेटा, पहले NH3 जो है वो H2O में जाता है और क्या बना देता है बेटा, NH4OH बना देता है। उसके बाद H2O में CO2 जो है वो कहा जाती है H2O में और वो बना देती है H2CO3। H2CO3 बन जाता है। अब देखिए बेटा ये जब H2, ये कैसे बने ये भी सिखा देता हूं, चलिए ये भी सिखा देता हूं ये कैसे बने। तो बेटा ये जो NH3 है ये क्या देगा, H प्लस देगा, और ये क्या देगा, OH माइनस देगा। ये H प्लस इसके पास चला जाएगा, इसके पास लोन पेयर है इसलिए, तो वो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस बन जाएगा। इस तरह से बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। CO2 में भी ऐसा ही होगा बेटा कि CO2 में क्या होगा, H2CO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें, H2CO3। पानी में CO2 किसके बराबर होती है, H2CO3 के बराबर होती है। पानी में क्या होती है, H2CO3 के बराबर होती है। अब क्या होगा, H2CO3 क्या किस में टूट सकता है, ये H प्लस दे सकता है, और H प्लस की सॉरी इसको लिख सकते हैं HCO3 माइनस दे सकता है, और क्या दे सकता है, H प्लस दे सकता है। अगर मैं से इसको मैं H2CO3 में से अगर मैं निकाल दूं H प्लस तो क्या बन सकता है, H प्लस और HCO3 माइनस बन सकता है। और उसमें से अगर मैं निकाल दूं क्या, उसमें से अगर मैं निकाल दूं क्या, NH4 प्लस ये है, और ये क्या बनेगा, OH माइनस। क्या बनेगा, ये OH माइनस। अब करना कुछ नहीं है बेटा, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, ये OH माइनस और H प्लस तो बन जाएंगे H2O, और ये NH4 और H3O3 माइनस बन जाएंगे क्या, NH4 HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है वो बेसिकली कैसे बना, तो वो मैंने आपको 2 रिएक्शन दिखाई है। 2 टुकड़ों में वो रिएक्शन होती है कि पानी में अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बराबर होता है, क्योंकि पानी में अमोनिया है, ये एक साथ लिखी हुई है। पानी में CO2 H2CO3 के बराबर होता है। ये जब दोनों बने तो आपस में वापस से रिएक्शन करते हैं और क्या बन जाता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो बेसिकली ये 2 स्टेप में हो ही रिएक्शन है। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम सेकेंड स्टेप में लिखने वाले हैं क्या, कि उसी अमोनियम बाइकार्बोनेट को NH4HCO3 को रिएक्शन करवा लेते हैं किससे, NaCl से, जो कि हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है, एक्वस से रिएक्शन करवाते हैं। कुछ नहीं है, इसको यहां लगाओ और इसको यहां लगाओ, तो मतलब क्या बनेगा बेटा, NaHCO3 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, NH4Cl। क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है इसलिए ये क्या आ जाता है, PPT आ जाता है, और ये कैसा हो जाता है बेटा, वाटर सॉल्युबल होता है। अब ये प्रेसिपिटेट आ गया क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। किससे कम है, इससे कम है, तो ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल जैसा होता है। तभी तो हम इंक्रीजिंग कर रहे हैं टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग कर रहे हैं, मतलब ऊपर वाले तो लेस सॉल्युबल हो गए, और यहाँ इतना लेस सॉल्युबल है कि LiHCO3 तो सॉलिड में स्टेट करता है। आपको पता है ये सॉलिड में जो है वो एग्जिस्ट करता है। चलिए ये स्टेप आ गई, इसको हम फेंकेंगे नहीं,
है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम बाद में काम में लेंगे। फिलहाल हमारे पास इतना पता होना चाहिए कि यहां से हम क्या लेके आए, यहां से हम लेके आए NaHCO3। थर्ड स्टेप में हम क्या लेके आए बेटा, NaHCO3 को गर्म किया, मान लिया आपने 2 मोल ले लिए, और जब इसको गर्म किया तो बन जाएगा बेटा क्या, Na2CO3, और साथ में क्या बन जाएगा, CO2 प्लस क्या बन जाएगा, H2O। दुनिया के किसी भी बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो बनेगा क्या, कार्बोनेट बनेगा, CO2 बनेगी और H2O निकलेगा। ऐसा हमने बाइकार्बोनेट के थर्मल डीकंपोजिशन में पढ़ा है। तो बेसिकली ये क्या है, बाइकार्बोनेट का थर्मल डीकंपोजिशन है। तो सर अब क्या करें, ये वाले को क्या करें, तो इसको फेंकना नहीं है, इसको मैं लिख रहा हूं यूज्ड इन रीजनरेशन, या यूज्ड फॉर लिख देंगे, यूज्ड फॉर रीजनरेशन ऑफ NH3। आप खुद सोचो, हमारी अमोनिया कहां चली गई, हमारी अमोनिया पानी में चली गई और क्या बन गई, अमोनियम सॉल्ट बन गई। फिर अमोनियम सॉल्ट यहां पे भी कहां से आ गया, ये आ गया अमोनियम सॉल्ट। तो बेसिकली हमारी अमोनिया जो है वो यहां पे H+ खा के बैठी है, और हम उसमें से फिर से अमोनिया निकालना चाहते हैं। तो कुछ नहीं है, बेसिक मीडियम दिखा देंगे, कुछ नहीं है, बेसिक मीडियम दिखा देंगे। तो ये फोर्थ स्टेप लिख दिया मैंने, रीजनरेशन ऑफ NH3। रीजनरेशन ऑफ क्या कर लिया मैंने, NH3 कर लिया। क्यों, क्योंकि अब देखना आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस होता है। ये क्या होता है बेटा, बेस होता है। अब क्या करोगे आप, NH4Cl को लेके आओगे और साथ में इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दोगे बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दोगे। तो मुझे बताओ ये क्या करेगा, ये NH3 और क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा। ये क्या दे देगा, इसको OH- दे देगा, ये H+ और OH- पानी बन जाएंगे। गैस कौन सी रिलीज हो गई, अमोनिया। प्रोडक्ट बोलो क्या बनेगा, ये कैल्शियम किसके साथ भाग जाएगा, क्लोरीन के साथ, क्योंकि वो ऐसे ही माइनस लेके घूम रहा था। तो इसने कहा कि मुझे OH छोड़ के चला गया है, कहो तो हम अपनी जोड़ी बना ले। तो ये OH छोड़ के भाग गया, तो ये क्लोरीन के साथ भाग गया, CaCl2 बन गया, और साथ में कौन सा, H2O तो रिलीज हो गया। अब ये CaCl2 से भी सवाल पूछा जाता है, और NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है। ये होता है बेटा मेजर बाई प्रोडक्ट। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मेजर बाई प्रोडक्ट कौन सा होता है ड्यूरिंग द रीजनरेशन ऑफ अमोनिया इन सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। तो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के दौरान जो आपका बाई प्रोडक्ट होता है वो कैल्शियम क्लोराइड होता है बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि यहां पे लिख देना नोट, और ये सवाल भी है नोट के साथ साथ, K2CO3 cannot be prepared by Solvay ammonia process ठीक है। रीजन जो है, KHCO3 is more soluble KHCO3 is more soluble, है ना, ये इसका रीजन है। तो रीजन ऐसा क्यों लिखा सर आपने, छोटा सा रीजन, इसको हमको समझाओ, अभी वापस आता हूं। अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में, आप समझना मेरी बात को, अगर इस पूरे प्रोसेस से आपको Na2CO3 नहीं बनाना है, क्या बनाना है, K2CO3 बनाना है, तो सबसे पहले यहां पे क्या लोगे, KCl लोगे। NaCl की जगह क्या लोगे बेटा, KCl लोगे। जब आप KCl लोगे तो KCl यहां पे वापस KCl रिएक्शन करेगा, इसके साथ KCl वापस रिएक्शन करेगा, तो यहां बनेगा क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहां क्या बनेगा, यहां पे सॉरी, KCl लोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम नहीं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्यों बना, क्योंकि यहां पे आपने KCl ले लिया। अब पोटेशियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी सोडियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा होती है, तो यानी कि वो प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, ये दोनों आपस में घुले रहेंगे। NaHCO3 से आप आगे इसलिए बढ़ पाए क्योंकि एक वाटर इनसॉल्युबल है, दूसरा वाटर सॉल्युबल है, तो इन दोनों स्पीसीज को आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया।
अगर दोनों ही वाटर सॉल्युबल हो जाएंगी तो इसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, और जब आप सेपरेट नहीं कर पाओगे तो आगे इसका थर्मल डिकम्पोजिशन भी नहीं कर पाओगे। तो फिर जब KHCO3 यहां पर हमको वापस मिलेगा ही नहीं, इसके साथ घुला हुआ रहेगा, तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, और सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो हम उससे K2CO3 भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए लिखा जाता है कि KHCO3 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, है ना, इन वाटर, ठीक है। KHCO3 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो वो वाली स्टेप में आपका ये KHCO3 जो है वो ज्यादा सॉल्युबल का, यानी कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, और पोटेशियम कार्बोनेट इसीलिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि KHCO3 हमको मिलेगा ही नहीं, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो मिलेगी नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने ले लिया क्या, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे NH4HCO3 जो है, इसके साथ हमने क्या ले लिया, KCl ले लिया, तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, KHCO3 आएगा, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे NH4Cl आएगा। आएगा तो वही, लेकिन ये दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, बोथ आर वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल है, तो ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाएंगे। KHCO3 जो है वो सॉल्युबल है, इसलिए जो है ये सेपरेट नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी सेपरेटेड फॉर फर्दर प्रोसेस। आगे के प्रोसेस के लिए KHCO3 को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सॉल्युबल, ये यहाँ पे रीजन लिख दिया है कि अगर ये सॉल्युबल होगा तो क्या होने वाला है। इसलिए इससे रिएक्शन हम करके सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से K2CO3 का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा। चलिए अगला जो सोडियम का कंपाउंड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और लेक्चर जो है वो करीब मेरे ख्याल से 3 या 4 मिनट का बच रहा है, तो इसको अपन नेक्स्ट टाइम पर ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट टाइम पर ही देखेंगे। या एक काम करते हैं, इसको देख ही लेते हैं क्योंकि छोटा सा है बेटा, और सोडियम सोडियम के कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर सिर्फ कैल्शियम के बचेंगे, तो इसको देख लेते हैं। NaOH, इसका क्या होता है बेटा, NaOH। NaOH का एक और नाम होता है कास्टिक सोडा, लिखा हुआ है। इसकी प्रिपरेशन होती है, वो होती है बेटा कास्टनर केल्नर सेल। अब सेल वर्ड लिख दिया, सेल वर्ड लिख दिया, इसका मतलब है ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस, मतलब कि ब्राइन सॉल्यूशन। किसका करना है हमको, ब्राइन सॉल्यूशन का। ब्राइन सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। यहां पे एक चीज और लिख रहा हूं, मरकरी Hg कैथोड इज यूज्ड, इसका यूज बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम प्रोसेस का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। देख लीजिए बेटा, ये NaCl है, NaCl है, तो किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा बेटा Na प्लस में, और कहा Cl माइनस में। Na प्लस कहाँ जाएगा, केटायन जाता है कहाँ, 8 कैथोड, कहाँ जाएगा 8 कैथोड, और ये कहाँ जाएगा 8 एनोड, ठीक है। एनोड पे जाके Cl माइनस जो है वो क्या बन जाएगा, Cl2 गैस बन जाएगा। एनोड पे जाके कैसी गैस बन जाएगा, Cl2 गैस बन जाएगा। कैथोड पे जाके जो है वो क्या होने वाला है, तो 8 कैथोड की रिएक्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पे 8 कैथोड क्या होगा, 8 कैथोड, 8 कैथोड जब जाएगा तो Na प्लस बेटा किसके साथ रिएक्शन करेगा, Hg के साथ रिएक्शन करेगा, Hg के साथ रिएक्शन करेगा, या यूं कहें कि पहले Na प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, Na बन जाएगा, ठीक है। वो Na जो है मरकरी के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, NaHg बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, NaHg बन जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम बनेगा बेटा। सोडियम अमलगम जो है उसमें मरकरी की एक खास बात होती है कि वो अमलगम बनाता है बहुत सारे मेटल्स के साथ,
जिसमें मरकरी खुद तो जीरो स्टेट में ही होता है, साथ वाला मेटल भी जीरो स्टेट में होता है, यानी इसमें से ये जीरो स्टेट में यही आ गया था, अब ये भी जीरो में, ये भी जीरो में, दोनों जीरो स्टेट में रिएक्शन करते हैं और इस तरह से मेटल्स के अमलगम बनते हैं। खूब सारे कंपाउंड्स के साथ जो है मरकरी अमलगम बनाता है, उसमें से एक सोडियम भी है अमलगम। हमको ये सेमी सॉलिड एक पेस्ट होता है, इसको फेंकना नहीं है, हम क्या करेंगे, इस NaHg को वाटर इसके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे, है ना, इस पर पानी का छिड़काव करेंगे, यानी इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे, ये H प्लस और OH माइनस देगा, ये अपनी आदतों से बाज आएगा नहीं, सोडियम ज्यादा देर तक जीरो में रह नहीं सकता, क्योंकि मरकरी की तो आदत है बेटा जीरो में रहने की, फ्री मेटल्स होते हैं, तो लेकिन सोडियम कभी जीरो स्टेट में नहीं रह पाएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन फेंक देता है और प्लस बन जाता है। ये क्या बन जाएगा बेटा, Na प्लस, ये इलेक्ट्रॉन खा के कौन सी गैस बन जाएगी, H2 गैस। तो बताओ ये क्या बन गया, NaOH प्लस साथ में क्या बन गया, H2, साथ में कौन सी गैस निकल गई, H2। तो कैथोड पर हमको H2 गैस भी मिलती है और साथ में हमारे को जो प्रोडक्ट चाहिए था वो भी यहाँ पे मिल चुका है, यही प्रोडक्ट हमको चाहिए था, NaOH, और NaOH हमने बना लिया। एनोड की रिएक्शन कुछ खास है नहीं, तो एनोड की रिएक्शन को हमने यही खत्म कर लिया। कैथोड की रिएक्शन खास है, जो Hg कैथोड यूज हुआ था वो इसलिए कैथोड यूज हुआ था बेटा, एक यूज है वो मैं बता देता हूं, टू लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na प्लस। अब आप समझोगे नहीं बिकॉज ये आपकी चीजें अभी तक पढ़ी हुई है नहीं, फिर भी एक यूज है मैं बता देता हूं कि कोई भी केटायन और एनायन, समझना बेटा, कोई भी केटायन और एनायन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज ही तो हो रहा है, यानी जो प्लस वाला है उसको इलेक्ट्रॉन खाने को मिलेगा तो वो जीरो बन जाएगा, जो माइनस वाला है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली कोई भी केटायन और एनायन अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, है ना, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, मतलब डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो चार्ज स्पीसीज है वो क्या हो रही है, बेसिकली डिस्चार्ज हो रही है। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो जल्दी ऊपर आएगा, मतलब कि जल्दी ऊपर आएगा, मतलब इलेक्ट्रोड के पास जल्दी जाएगा, इनके कैथोड एनोड के पास जल्दी जाएगा। Na प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि Na तो प्लस में ही रहना चाहता है। आप सोडियम से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन खा के जीरो में हो जाए, क्योंकि सोडियम तो इलेक्ट्रॉन खा के खुश रहता है, जीरो में नहीं रहना चाहते, ये सोडियम प्लस में रहना पसंद करता है, और आप कह रहे हो कि सोडियम प्लस को मैं जीरो में लाऊंगा, तो भैया फिर तो आपको इसको प्रलोभन देना पड़ेगा, इसको जाल में फांसना पड़ेगा। उस जाल में फांसने के लिए हमने किसका कैथोड लिया, मरकरी का। हम नॉर्मल कैथोड भी ले सकते थे, हम नॉर्मल कैथोड भी ले सकते थे, लेकिन भैया वहां पे सोडियम आयन बाबू ऊपर नहीं आते, सोडियम आयन हमारे क्या होते, ऊपर नहीं आते, क्योंकि इनका रुतबा अलग है कि हम प्लस में अच्छा महसूस करते हैं, हम नहीं आएंगे, तो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। यानी सोडियम जो है वो, सोडियम प्लस जो है वो Na जीरो में जाना ही नहीं चाहता, बहुत ज्यादा वैल्यू मांगेगा आपसे, डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो क्या किया आपने, मरकरी लिया और मरकरी बोल के दिखाया, कह रहा आजा, मरकरी बुला रहा है अब उसको फंसाने के लिए, कह रहा आजा अमलगम बनाएंगे, क्या बोला, आजा अमलगम बनाएंगे। ये सुन के सोडियम पागल हो गया, उसकी बातों में आ गया, उसकी बातों में आके चला गया, बेचारा जीरो में आ गया, और उसके साथ क्या बना लिया, अमलगम बना दिया। अमलगम बनाते ही सोडियम को अपने पुराने दिनों की याद आई और बोला, अरे मैं ये क्या कर रहा हूं, इस बेवकूफ के साथ मैं जीरो जीरो में क्यों बैठा हूं, मेरी औकात है क्या जीरो में रहने की, मैं तो प्लस में रहता हूं। इसने तुरंत, आपने भी उसका फायदा उठाया, क्योंकि आपको भी क्या बनाना था, NaOH, आपने सोडियम के गुस्से का फायदा उठाया और क्या कर लिया, पानी के उसके ऊपर छिड़काव कर दिया। पानी का छिड़काव जब किया तो सोडियम आग बबूला हो गया और उसने अपने पुरानी फितरत के अनुसार तुरंत प्लस में आया और इलेक्ट्रॉन फेंक दिया। लेकिन अब आप चाहते थे कि ये इलेक्ट्रॉन फेंके, अब आप खुद चाहते थे कि ये इलेक्ट्रॉन फेंके, इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन फेंका, पानी का OH माइनस खाया, NaOH बन गया, आप खुश हो गए, अरे भैया हमारा NaOH बन गया। तो इस तरह से कास्टर केल्नर सेल जो है वो काम करता है और इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम करता है, ताकि इजीली सोडियम का जो है वो डिस्चार्ज हो सके, इसलिए मरकरी कैथोड का यूज किया जाता है स्पेसिफिकली। चलिए भाई, उसके बाद अब जो है हम कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स बच रहे हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कैल्शियम के कंपाउंड्स को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। एक सेकंड रुक जाओ भाई, यहां कुछ हुआ है, इसको गायब हो जाने दो, हो गया। कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स बच रहे हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, सोडियम के कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमने देख लिए हैं, बाकी के सारे कैल्शियम के कंपाउंड्स हम नेक्स्ट क्लास में देखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया,
है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा मजा आ रहा होगा। मैं मानता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग जितना मजा नहीं आता है इनमें, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है बेटा कि मैं आपको चीजों को याद करवाने के लिए कुछ चीजें इंटरेस्टिंग से बताऊं, तरीके से बताऊं। एस ब्लॉक को भी मैंने यूसेस और एप्लीकेशंस की अगर बात करूं तो वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं, वो आपको एनसीईआरटी में ही पढ़ना है। बाकी जितनी चीजें हैं वो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं चीजों को समझा के ही आपको जो है याद भी करना होगा, तो पहले चीजों को समझाऊंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।